Hi student, most welcome on my channel Light of Asia. आज मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मिक्सचर आज की क्लास करेंगे। हालांकि आज की आपको पहले ही बता दूं, क्लास नहीं होना है। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि आंसर कैसे लिखते हैं, एक आध दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और बाकी ये जो पूरी चीज़ दिख रही है थोड़ा करके डिस्कस करना चाहूँगा। वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, 30 या 40 मिनट का। तो आप प्लीज़ नोटबुक और जो भी चीज़ें लेना चाहें आप ले लें, आसानी से चाय पानी पी लें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं सोचा था कि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए, जो जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, उनको मैं अच्छा सा अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाऊँगा, पर यूट्यूब पर आने के बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब पर थोड़ी सी कठिनाई है। कठिनाई का मतलब मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे अकेले वीडियो शूट करना पड़ता है, तो इसलिए मुझे एडिटिंग में और चीज़ों में टाइम लगता है। लेकिन आज वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, हो सकता है कल सुबह मिल जाए, क्योंकि आज वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ लाइट इफ़ेक्ट का देखूँगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, साउंड इफ़ेक्ट, नहीं तो फिर कोई भी चीज़ एडिट नहीं करूँगा। नो, हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। तो पहले तो हम इस डीएनए स्ट्रक्चर से लेकर के क्रोमोसोम तक की सीरियल की बात करेंगे। आप लोग फिगर के साइज पे मत ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली क्या है कि फिगर का साइज जो है वो तर्कसंगत नहीं है, दैट मीन्स अनरिलेवेंट है। क्योंकि क्या है कि अगर सपोज दैट, चूँकि डीएनए इतनी बड़ा बना है तो उससे थोड़ा बड़ा क्रोमोसोम होना चाहिए था, उससे बड़ा कॉइलिंग, उससे बड़ा सुपर कॉइलिंग, उससे बड़ा आपका क्रोमोसोम होना चाहिए था। बट आप जानते हैं कि फिगर जो होता है एक हमारे दिमाग में इमेजिन बनाता है, और फिगर, बाकी जो फिगर ड्रॉ किए जाते हैं एक्चुअली में वो ऐसा बायोलॉजिकल होता है, लेकिन इतनी साइज़ नहीं होती, इतनी लेंथ नहीं होती। अब 2 नैनोमीटर का मतलब बहुत थोड़ा सा, जो थोड़ा सा क्या हम अंगुली दिखा भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ हमने 2 नैनोमीटर लिख दिया है। इसकी जो ब्रेथ है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। पहला चीज़ कि यहाँ से यहाँ तक का जो सेगमेंट हमने थोड़ा सा ब्रॉडली या जूम करके दिखाया है, जस्ट वी कैन सी टू यू इन जूमिंग पार्ट, इज़ नोन एज द डीएनए। डीएनए की खोज, डिस्कवरी वो किसने की थी? वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसको हम डीएनए के पार्ट पढ़ाते के समय बता दिए हैं। इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से यहाँ तक, वो एक्चुअली में 2 नैनोमीटर है। अब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ही डीएनए, यानी डीएनए कहाँ से कहाँ तक कही जाती है, एक्चुअली में है तो ये पूरा ही डीएनए, लेकिन हम जो जनरल स्टडी करना चाहते हैं वो डीएनए को क्या है कि अक्सर जो यहाँ नाइट्रोजिनस बेस है, जब गिनते हैं तो 10 से 11 बेस पेयर को हम एक डीएनए का सेगमेंट मानते हैं, कि डीएनए का पार्ट मानते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डीएनए में डिटेल क्या है, तो मेरे क्लिप का दूसरा या तीसरा पार्ट आप लोग जाके देख सकते हैं। अब बात आती है कि जब डीएनए आगे बढ़ता है, यानी कि डीएनए का और फर्दर चीज़ें देखी जाती है, तो डीएनए क्या है, कुछ समय बाद वो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, और इसके अंदर कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें इकट्ठा होते हैं, और वो इस डीएनए के थ्रेड द्वारा वो क्या होते हैं कि एक दूसरे में कसे रहते हैं, और न्यूक्लियोसोम इसे कहते हैं। इसकी जो ब्रेथ है, यानी कि जो एक ब्रेथ है, एक डायामीटर है, ये अगर गोला सा है तो डायामीटर है, तो वो 10 नैनोमीटर है। अब बात आती है कि ये 10 नैनोमीटर है, ये दूसरा है 10 नैनोमीटर। मैं इस पे एक थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि अगर डीएनए थ्रेड में अगर यहाँ पर न्यूक्लियोसोम के जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो पाए गए, आप समझने का प्रयास करिए, जस्ट यू ट्राइंग टू बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन, एक्चुअली इनको कहते हैं कोर प्रोटीन।
यानी कोर हिस्टोन प्रोटीन। इसमें क्या होता है कि कोर हिस्टोन प्रोटीन में होता क्या है कि जो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये भी आप बहुत ध्यान से अगर देखें तो इसमें भी तो ये हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली वो आर्जिनिन वगैरह, सेरिन वगैरह ये सबसे बना हुआ है। और इससे क्या होता है कि ये इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक H1 हिस्टोन प्रोटीन है और इसको बाइंड करता है। बाइंड करने का मतलब कि अगर इस डीएनए थ्रेड को यहाँ बाइंड न करे तो ये ढीला हो जाएगा। तो ढीला का मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, जो न्यूक्लियोसोम का मॉडल है, न्यूक्लियोसोम का जो मॉडल है इस प्रकार का, वो न्यूक्लियोसोम का मॉडल जो पेश किया जाता है वो ऐसे पेश किया जाता है डीएनए, फिर वापस आकर के ये इस प्रकार से, और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन लगा होता है। अगर आप देखें तो ये डीएनए क्या किया कि हिस्टोन प्रोटीन से इस तरफ से गया और इस तरफ से निकला और पुनः इसको लपेटते हुए इस तरफ से निकला, और यहाँ H1 हिस्टोन प्रोटीन द्वारा, H1 हिस्टोन प्रोटीन द्वारा इसको बाइंड कर दिया जाता है। तो जब बाइंड कर दिया जाता है तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। इसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल का वीडियो बनाया है, 6, 7, 8, 10 मिनट का है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। अब बात आती है कि मैं इसमें एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि ये जो डीएनए का यहाँ से यहाँ तक लपेटता है, एक्चुअली में डीएनए के थ्रेड में 146 से 147 बेस पेयर इसके बीच में पाए जाते हैं। आप सभी बेस पेयर को जानने के लिए मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो में मैं बेस पेयर्स का ही डिस्कशन किया हूँ। बेस पेयर 5 प्रकार के होते हैं, ATCG, यानी एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एक खिनी कन्फ्यूज करता है लोगों को, वो होता है यूरेसिल, जो आरएनए में पाया जाता है, बाकी 4 डीएनए में पाए जाते हैं। उसकी कैटेगरी भी बहुत अच्छे से तरीके से बढ़ाया हूँ। गर्मी बहुत है। मैं चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जब डीएनए से हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो जो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक तो लपेटता है जो 146 से 47 बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर। किंतु जो लिंकर डीएनए होता है, यानी कि 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो ये डीएनए का थ्रेड पाया जा रहा है, डीएनए का जो स्ट्रिंग पाई जा रही है, वो कितने बेस पेयर का होता है? तो एक्चुअली में मुझे याद आ रहा है वो 80 बेस पेयर के आसपास होता है। और ये अंत तक वीडियो में बने रहिए क्योंकि मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। अब बात आती है कि जब ये न्यूक्लियोसोम जो होता है, जैसा कि देख रहे हैं ये फिगर में आता है, तो ये पुनः जो है राउंडिंग मारने लगता है। इसका मतलब कि इसकी जो सिंपल सी कॉइलिंग थी वो और गहरा कॉइलिंग हो गई। दैट इज द मोर कंपैक्ट, यानी पैकिंग, जो इसकी पैकिंग है वो और ज़्यादा हो गई। पैकिंग का मतलब होता है कि अब क्या करेगा, जब पैकिंग होगी तो क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, बढ़ जाएगी। डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमको एक चीज़ समझना है बहुत ध्यान से कि ये फिगर इतना बड़ा है नहीं, ये दिमाग में बनाना है कि सेल के अंदर जो क्रोमोजोम है, उस क्रोमोजोम के अंदर कितनी गहरी चीज़ है, और अंत तक हम क्रोमोजोम तक पहुंचेंगे। अब बात आती है कि ये जो न्यूक्लियोसोम सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसका फिर से फोल्डिंग होता है, और कई बार जब इसका फोल्डिंग होता है, कई बार फोल्डिंग होता है, और जब फोल्डिंग होते होते अंततः वो इस प्रकार से कॉइलिंग करता है। और वो क्या करता है कि कॉइलिंग जब करता है लगभग न्यूक्लियोसोम का 3 गुना, यानी 10⁻30 नैनोमीटर का ये सेगमेंट बनता है। अब ये ज़रा देखिए कि इसकी कॉइलिंग तो है, इसकी कॉइलिंग तो है, मतलब ये कॉइलिंग बना। अब क्या है कि ये जो कॉइलिंग है इसकी अगेन कॉइलिंग होती जाती है। यानी कि
सुपर कॉइलिंग इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुपर कॉइलिंग। अब इस पोजीशन को, यानी कि अब इस पोजीशन को क्या कहते हैं पता है? ये एक क्रोमैटिन फॉर्म होता है। क्रोमैटिन यहाँ से यहाँ तक की फॉर्म को क्रोमैटिन पोजीशन कहते हैं। यानी कि क्रोमैटिन में क्या होता है कि थोड़ा सा जो डीएनए का थ्रेड होता है, डीएनए का थ्रेड यहाँ से चला आ रहा है, लगातार डीएनए थ्रेड है, लेकिन वो डीएनए का थ्रेड जो है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, डीएनए का थ्रेड जो है वो दिखता है। तो इस चीज़ को कहते हैं सुपर कॉइलिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, ये सुपर कॉइलिंग के अलावा ये फिर से कंपैक्टेशन होता है, और इस कंपैक्टेशन को 4 क्रोमैटिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। इन 2 क्रोमैटिड्स को कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और इधर वाले को 2 को सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ बीच में जो होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। दिक्कत यह है, लाइट बड़ा स्लो होती जा रही है मेरी। इधर एक ट्यूबलाइट लगा है, उधर बल्ब लगा हुआ है, हालांकि बेस्ट पिक्चर क्वालिटी के लिए, हालांकि बहुत पिक्चर क्वालिटी के नहीं, ये चीज़ आपको स्पष्ट दिखता हो तो मेरा काम हो जाएगा, और मुझसे और कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि हम इस चीज़ को देखना चाहेंगे। लेट्स बिगिन कम्स फ्रॉम द डीएनए सेगमेंट, and again the coiling, single rounding of the coiling is known as the nucleosome segment. That nucleosome segments and further goes under to the coiling of the segment, यानी कि coiling segment, it means the coiling of the nucleosome. Again coiling of the nucleosome is called the super coiling. Again super coiling condense more and more, ultimately हम पहुँचते कहाँ हैं? वी विल रिच अ स्टेबल स्ट्रक्चर इज नोन एज द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को क्रोमैटिड्स इसमें 4 होते हैं जो कि पेयर के रूप में होते हैं। इसका भी बाकायदे हमने नोट्स दे रखा है लास्ट टॉपिक पे, लेकिन मैं स्ट्रक्चर को ये बताना चाहता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि इस स्ट्रक्चर में आप एक चीज़ समझने का प्रयास करिए कि ये स्ट्रक्चर बहुत मोटा हो गया। दैट्स अ वेरी फैट एज कंपेयर टू द क्रोमोसोम। लेकिन बट यू अंडरस्टैंड इफ ड्रॉ सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं यह बताना चाहता हूँ कि ये कितनी राउंडिंग करता है। हालांकि इसको पतला भी कर सकते, लेकिन मैं इसको चाहता तो इससे बड़ा बनाता। तब तो क्यों? क्योंकि यहाँ 2 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर एंड 700 नैनोमीटर, अल्टीमेटली 1400 नैनोमीटर। इट विल इंक्रीज इन साइज कंटिन्यूसली। अगर लगातार ये साइज़ में बड़ा कर रहा है, लेकिन हम बताएं ना कि आप एक समझने का प्रयास करिए, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझने का प्रयास करिए कि साइज जो है सबसे छोटा और पतला ये होगा। दैट मीन्स अ वेरी वेरी स्मॉलेस्ट एंड थिन, एंड नाउ स्मॉल लाइटेस्ट बिगर दैन, and small bigger than, and small bigger than to this, and ultimately a final bigger than. It means it is the very tiny structure. It will be very tiny structure. We can't see the naked eye whole structure. इसका मतलब मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसको खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। क्रोमोसोम को भी हम नहीं जनरली देख सकते, तो समस्याएं ये आ जाती हैं। फिलहाल अब मैं, और चूँकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्टूडेंटों को क्या है कि एग्ज़ाम आ गया, तो तरह तरह की क्वेश्चंस उनके पास रह जाते हैं, और तरह तरह की बीएससी थर्ड ईयर में और ज़्यादा सुगबुगाहट हो जाती है, तो वो उन सब चीज़ों को मैं शामिल करने वाला हूँ।
आज हम एक और बात करेंगे कि आप इस बात को समझ लें। अब हम थोड़ा सा क्या है कि एक कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन, मैं तो सजेशन करूंगा कि इसको ज़रूर एक बार हल कर लें। और जो ये जूलॉजी का मैं बीएससी पार्ट 3 का ये मेरे पास अनसॉल्व पड़ा हुआ है, और मैं इसमें अगर देखने का प्रयास करूं तो 18 में एक क्वेश्चन आया है और 16 में एक क्वेश्चन आया है, और उसके बहुत पीछे नहीं जाना है, घूम घाम के क्वेश्चन वही आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी से पढ़ दे रहा हूँ, बाद में क्वेश्चन उस पर शो कर दूंगा। गिव एन अकाउंट ऑफ यूकैरियोटिक जीनोम ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन द न्यूक्लियोसोम मॉडल। अभी अभी न्यूक्लियोसोम मॉडल की बात करेंगे हम, अब बात किए भी और करेंगे भी। और इस टॉपिक के पहले मेरी और पहले टॉपिक पढ़े जाइए तो उसमें आपको मिल जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, adding a note on characteristics of chromosomal proteins, how are nucleosomes packed to higher order structure, chromatin। अब ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा इस पे आपको बता सकूं कि इस पे बहुत कुछ लिखना नहीं कि कैसे आंसरिंग किया जाता है और आंसर कैसे दिया जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, पूर्णतः ये जानने का प्रयास करेंगे कि आंसर कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मैं लिखा हुआ है व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ न्यूक्लियोसोम। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक जनरल चीज़ जानना है कि टॉपिक भी कैसे डाला जाता है। हमें तो यहाँ सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सीधे सीधे आप न्यूक्लियोसोम डालिए, न्यूक्लियोसोम, और आप जिस क्वेश्चन पे आया हो उसका आंसर लिख डालिए। अब होता क्या है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम, आप सभी जानते हो, लेकिन लिखने का तरीका हमें मान लीजिए कि हमने याद नहीं किया है। हमने क्या है कि यहाँ इस सेगमेंट को मैं देख रहा हूँ ना, मैंने क्या किया, लिख दिया, और इसके अंदर हम जानते हैं हिस्टोन प्रोटीन है, हम लिख सकते हैं। और हिस्टोन प्रोटीन की संख्या कितनी है, 8, ये सब हमारी वीडियो में पड़ा हुआ है, मैं देखता हूँ। क्या है कि कोर हिस्टोन प्रोटीन, खैर मैं लिखने लग जा रहा हूं, मैं बता दूं यहाँ केवल तरीके। कोर हिस्टोन प्रोटीन बाउंडेड विथ, किससे बंधा हुआ है, बाउंडेड विथ डीएनए थ्रेड, डीएनए थ्रेड, यानी कि जो डीएनए का थ्रेड है उससे बाउंडेड है, डीएनए थ्रेड अ स्टेबल स्ट्रक्चर विच हैव अ 10 नैनोमीटर डायमीटर, 10 नैनो इन डायमीटर इज नोन एज द न्यूक्लियोसोम। अब बात आती है कि न्यूक्लियोसोम क्या है। एक अगर गूगल पे देख लें तो गूगल पे लिखा हुआ है, A nucleosome is a section of DNA that is wrapped around a core of proteins contain, वही सेम चीज जो अब मैं लिखा हूँ, कोर हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए थ्रेड। तो खैर इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोसोम क्या है, उतना ही बताना है। तो आपको पाने तो आधे अंक है या 1 अंक है, क्योंकि उसमें अभी 3-4 क्वेश्चन शामिल है। तो अब आप ढेर सारा लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए सीधे लिख दो अपना ये चीज़ें, ये ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, काम खत्म, उसका कलर नहीं लिखना। डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, एड नोट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी देना है और स्ट्रक्चर भी डिस्क्राइब करते हुए। तो आप यह जान जाइए बड़े अच्छे तरीके से कि आपको हर हाल में स्ट्रक्चर बना ही देना है। अगर सपोज दैट ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, मतलब 4-4 हो गए, ये 4-4 उसके पीछे हो गए, 4-4 उसके पीछे हो गए। अब आपको क्या करना है कि डीएनए का थ्रेड हर हाल में लगा देना है। अब ये बांध दीजिए, अब डीएनए थ्रेड निकल आया। अब यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे H1 प्रोटीन को बांध दीजिए। इस चित्र को मैंने आपको बनाया हुआ है। अब क्या करिए कि इसको स्ट्रक्चर कितने भागों में आप डिवाइड करके, अब हेडिंग क्या डालेंगे आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम,
आपने हेडिंग डाला डिस्क्रिप्शन ऑफ द न्यूक्लियोसोम। आपने क्या किया कि इसको कैसे करेंगे, लिखिएगा इसमें न्यूक्लियोसोम इज, या आर कर लीजिए, आर मेड अप ऑफ फॉलोइंग यूनिट, निम्नलिखित इकाइयों से बना है। पहला इकाई आप डाल देंगे हेडिंग H1 हिस्टोन प्रोटीन, H1 हिस्टोन प्रोटीन। दूसरी इकाई क्या है इसमें आप खुद ही देख लीजिए, सीधे सीधे इसमें डालिए हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि जो हिस्टोन प्रोटीन है उसमें आप जानते हैं कि H2A इसकी 2 इकाइयाँ हैं, ये 2 बार है, और H2B इसकी भी 2 इकाई है, H3 और H4 इसकी भी 2 इकाई, इसकी भी 2 इकाई, यानी 2 2 4 2 6 2 8 8 इकाई के कारण इसको कहते हैं ऑक्टामर। अब बात आती है कि अगला हेडिंग क्या डालेंगे, बाइंडिंग डीएनए, थर्ड बाइंडिंग डीएनए। इतने 3 यूनिट इसमें दिख रहा है, एक H1 दिख रहा है, ये डीएनए जो लपेटा हुआ दिख रहा है, अब बाकी हिस्टोन प्रोटीन दिख रहे हैं, 3 यूनिट्स हैं। अब तीनों के बारे में आराम आराम से थोड़ा थोड़ा लिख दो, इसका फंक्शन लिख दो। ये क्या करता है, ये बांधने का काम करता है। इसका काम क्या है कि ये इसके सेंटर में होता है, और ये क्या करता है, डीएनए इसके चारों ओर से लपेटे लाता है, इसलिए ये हिस्टोन कोर प्रोटीन ये स्टेबल होते हैं। क्या H1 को कोर प्रोटीन का भाग मानते हैं कि नहीं, सवाल है। H1 हिस्टोन प्रोटीन को कोर प्रोटीन मानते हैं? नहीं। क्यों? कोर प्रोटीन जो ये चारों होते हैं, यानी 4 दूनी 8 होते हैं, इसको माना जाता है। It means the core protein is not included H1 हिस्टोन प्रोटीन। Why? क्योंकि कोर एक्चुअली में यूज फॉर द सेंटर, यानी कि सेंटर में पाए जाने वाली चीज को कोर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो डीएनए का लपेट है उसके सेंटर में ये 8 हैं, यानी 4 ऊपर दिख रहे हैं, 4 इसके नीचे हैं। तो ये चीज़ है। अब बात आती है कि ये हिस्टोन प्रोटीन में कौन कौन सी आर्जिनिन, कौन कौन सी है तमाम प्रोटीन्स। मैंने मेरे वीडियो तीसरे चौथे में क्वेश्चन, ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे इस क्वेश्चन में क्या है, टॉपिक आपको कैसे निकालना। अब ये नहीं कि न्यूक्लियोसोम में हम कौन कौन सी टॉपिक लिखें, ऐसा नहीं है कि टॉपिक आप बस यही 4 चीज़ें हैं 3। अब इसमें क्या लिखेंगे, बाइंडिंग आप लिखेंगे कि ये मतलब 146 to 147 या 8 तक जो बेस पेयर है, बेस पेयर बाइंड टू दी, किसको बांधता है, किसको लपेटता, रैप्ड। क्या किसके रैप्ड है, रैप्ड अराउंड, किसके अराउंड में, 8 हिस्टोन प्रोटीन, सॉरी हिस्टोन कोर प्रोटीन या कोर हिस्टोन प्रोटीन, ये इनको घेरे रहता है। तो ये चीज़ आप इसमें लिखेंगे और इसमें ये सब लिख डालेंगे। लिखने के बाद आप बताएंगे कि ये अमीनो एसिड का बना होता है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का निर्माण है। और प्रोटीन कौन कौन सी पाई जाती है वो आप लिख सकते हैं, आर्जिनिन, एस्पारेजिन, सेरीन, ये सब उसमें पाया गया है। बाकी आर्जिनिन की फैमिली है, जैसे डाईमेथिल आर्जिनिन, ट्राईमेथिल आर्जिनिन, तो ये उसमें पाए जाते हैं। और 3 4 5 प्रकार पाए जाते हैं, मैक्सिमम आर्जिनिन, सेरीन, ये सब पाए जाते हैं। तो अब H1 के बारे में H1 का लिख डालिए कि H1 क्या करता है कि ये जब रैप्ड कर जाता है डीएनए का, तो उस पर क्या करता है कि ये क्या होता है कि लिंकर डीएनए, इसको क्या कहते हैं, लिंकर डीएनए, क्योंकि ये लिंक करता है एक क्रोमोजोम से दूसरे क्रोमोजोम, क्योंकि दूसरा क्रोमोजोम कहीं और होगा। तो इसके ये जो क्रोमोजोम इसके बीच में जो लिंक करता है, इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। लगभग 80 बेस पेयर है। तो जो 80 बेस पेयर है, तो इस चीज़ से हमें क्लियर हो जाता है। पढ़ दे रहा हूँ, हाउ आर न्यूक्लियोसोम्स पैक्ड टू हायर ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन। सेम चीज़ है, आपको अभी भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये जो न्यूक्लियोसोम है ये हायर ऑर्डर पे कैसे पैक्टिंग है।
हायर ऑर्डर का मतलब है कि ये देखिए यहाँ पर तो एक बार राउंडिंग किया, रैप्ड किया, यहाँ अगेन रैपिंग, अगेन कॉइलिंग, अगेन इसमें कॉइलिंग। इट मीन्स आपकी कॉइलिंग दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये हायर ऑर्डर कॉइलिंग है। यानी कि यहाँ 1 टाइम कॉइलिंग, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट 10 टाइम कॉइलिंग, अप्रॉक्सीमेट 100 टाइम कॉइलिंग, अल्टीमेटली 1000 टाइम कॉइलिंग। ये एक मैं अपनी इच्छा से एक औसत बता रहा हूँ, कहने का मतलब कि ये हायर ऑर्डर जा रहा है, इसका मतलब वो बढ़ ही रहा है, कॉइलिंग से ये बढ़ रहा है। वो बढ़ने क्या, हायर ऑर्डर कब हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ने से। तो जब डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी क्या है कि ऑर्डर जो होगा वो हायर हो जाएगा। तो ये हमें देखना है कि इसमें कैसे है। आप यहाँ पर हायर ऑर्डर की कॉइलिंग को आप यहाँ लिख सकते हैं, न्यूक्लियोसोम coil to a 10 nanometer in diameter, ठीक है ना। अगेन द न्यूक्लियोसोम coiling to the nucleosome coiling to the 30 nanometer and the coiling again in 300 nanometer. It means high order of quality, high order of coiling, sorry, high order of coiling, or you can say high order of पैक्टिंग। यानी कि इसको कह सकते हैं कि और गहरा पैकिंग हुआ। अगेन ये राउंडिंग कर जाता है, अगेन राउंडिंग करता है, यानी कि इट मीन्स कॉइलिंग अगेन इन सुपर कॉइलिंग, जो कि 300 नैनोमीटर की कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग है। हमको आंसर इस प्रकार से ही लिखना होता है, ये नहीं कि हम न्यूक्लियोसोम नहीं डालें, न्यूक्लियोसोम को अगर नहीं फोल्ड कराए, फोल्ड नहीं कराए तो कॉइलिंग नहीं कराए। तो इस प्रकार से आपकी अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो एक क्वेश्चन एक लास्ट होगा जिससे आपके अंदर एक इमेजिन फाइनली बन जाए कि क्या हम करें। पहला टॉपिक आप डाल देंगे न्यूक्लियोसोम, फिर आपकी दूसरा टॉपिक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब क्या है कि जो डिस्क्रिप्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम है तो इसमें जब नोट्स ऐड करेंगे तो इसमें आपकी सब टॉपिक पढ़ेंगी ए बी के नाम से। ए आपकी पढ़ जाएगी H1 हिस्टोन प्रोटीन। फिर बी वाले टॉपिक पे पढ़ जाएगी क्या, कोर हिस्टोन प्रोटीन। अब कोर हिस्टोन प्रोटीन में आप फर्स्ट सेकेंड चीज़ें लिख सकते हैं क्या, H2A H2B, तीसरा लिख सकते हैं H3 और चौथा लिख सकते हैं H4। ये 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब अगला ये तो हो गया, इसके बाद आपका जो है सी टॉपिक पड़ जाएगा। इसमें बाइंडिंग डीएनए, न्यूक्लियोसोम बाइंडिंग डीएनए, न्यूक्लियोसोम बाइंडिंग डीएनए। आप कहेंगे कि सर
डीएनए क्यों बार बार लिख रहे हैं? बाइंडिंग डीएनए बंधु जितनी दूर तक न्यूक्लियोसोम को वो बाइंड करेगा, दैट मीन्स डीएनए स्टार्ट फ्रॉम हियर टू राउंड अप एंड इन हियर those DNA who wrapped the nucleocore histone core is known as the nucleosome binding DNA। उतनी जगह, और इसकी ये कितने बेस पेयर का होता है? लगभग 146 से 147 तक। इट मीन्स 146 to 147 अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पर अब ये हो गया। तीसरी टॉपिक आपकी पड़ जाएगी पैक्टिंग ऑफ न्यूक्लियोसोम टू क्रोमैटिन। ये इतनी टॉपिक पे अब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, अगर इसको लिखेंगे हाफ पेज चला जाएगा। नोट्स आप बढ़िया से लिखेंगे यानी 3-4 लाइन इसको लिखेंगे तो इस पे एक थोड़ा सा ये चीज़ लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम हैव फॉलोइंग यूनिट्स। फॉलोइंग यूनिट्स, जो यूनिट्स हैं, तो उन यूनिट्स के बारे में 1, 2 और 3 यूनिट है। अब इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इन तीनों को लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो मुझे लगता है कि 1 पेज बोथ साइड भर जाएगा। फिर इसके बाद इसकी पैक्टिंग लिखेंगे, 1 पेज हो जाएगा बोथ साइड। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे कि इसमें इस वाले फिगर को भी आप ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक। अब बात आती है कि आप कहेंगे कि सिर्फ क्रोमैटिन तक आप बात किए, क्रोमोसोम में बात नहीं किए। तो क्या है कि जब न्यूक्लियोसोम इस कॉइलिंग फॉर्म में आता है तो उसी को कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम का थोड़ा सा रिलीज पार्ट है, हल्का सा वो ढीला हो जाता है, जिसमें क्या है कि हम अक्सर डीएनए को या क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड है एक नीमा के रूप में, नीमे के रूप में वो आपको दिखने लगता है, तो उसे ही क्रोमैटिन कहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे भी जो पोजीशन है वो